तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ऑन जीएसके में। दोस्तों हम लोग BMEE या BEE का स्टडी कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर सेकेंड है और लेक्चर नंबर सेकेंड है, यानी कि चैप्टर सेकेंड का ईंधन एवं फ्यूल ईंधन एवं दहन जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकेंड, उस चैप्टर का यह लेक्चर सेकेंड है। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के एक लेक्चर को कवर कर लिया है, जिसमें से हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने टॉपिक्स हैं, इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 टॉपिक्स को फ्यूल यानी ईंधन होगा, ठीक है, ईंधन और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, ईंधनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, BMEE या BEE सेकेंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनाया, उसमें जाके आप लोग देख लेंगे, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही बेहतरीन था और ये भी आपका वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फ्यूल यहाँ पे पढ़ लिए थे फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। उसमें से हम लोग नेचुरल फ्यूल जो होता है हमारा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक ईंधन चूंकि जो होता है उसको हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी में से सेकेंड टॉपिक का। हमारा सेकेंड जो पॉइंट था आर्टिफिशियल फ्यूल, यानी कि कृत्रिम ईंधन, ठीक है, बना हुआ ईंधन जिसे हिंदी में बोला जाता है, और या कृत्रिम ईंधन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज कोशिश की जाएगी कि इसी वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक के सेकेंड पॉइंट पे। यहाँ आप देखिए, कृत्रिम ईंधन कहाँ पे है, गैसीय ईंधन, यहाँ पे कृत्रिम आर्टिफिशियल फ्यूल जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस ईंधन, क्योंकि जो आपका कृत्रिम ईंधन जो आर्टिफिशियल फ्यूल्स जो होता है, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। जो हमारा नेचुरल फ्यूल जो था, यानी कि प्राकृतिक ईंधन, वो भी हमारा 3 प्रकार का था। ठोस था, द्रव था, गैस, ठीक है। तो ये भी 3 प्रकार का है। तो इसमें भी हम 3 प्रकार के जो भी टाइप है इनको सभी लोगों को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं ठोस को, ठीक है। ठोस ईंधन क्या होता है? ठोस ईंधन है, आप देखिए, जैसे कि ठोस ईंधन में आपका आ गया लकड़ी, क्योंकि आपको पता है ये लकड़ी ठोस होता है, ठीक है। तो ये किसके किसके कैटेगरी में आ जाएगा? ठोस ईंधन के कैटेगरी में आ जाएगा। यानी लकड़ी, कोयला, सॉरी लकड़ी चूंकि जो था वो सिर्फ प्राकृतिक ईंधन था, ठीक है। यहाँ देखिए लकड़ी कोयला लिखा है, तो लकड़ी कोयला चूंकि क्या है, हमारा कृत्रिम ईंधन है, ठीक है। लकड़ी के द्वारा मतलब लकड़ी तो प्राकृतिक है, जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, उसके बाद मानव उसको बना रहा है, ठीक है। एक कोयले का हाथी का नाम देते हैं लकड़ी कोयला, तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी कृत्रिम ईंधन के अंतर्गत आ जाएगा लकड़ी कोयला आपका, ठीक है। जिसे इंग्लिश में वुड चारकोल बोला जाता है। आप देखिए, आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है, आपको चीज़ों को बस समझना है, ठीक है। समझ समझ के पढ़ना है और समझ समझ के पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना है। चूँकि जो भी आपको यहाँ पे, यदि आपने नोट्स और कॉपी और कलम लेकर नहीं बैठे हैं, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट्स को बनाते चलिए, जिससे कि आप लोगों को, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो क्लियर होते जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा है, यह लगभग 280 सेंटीग्रेड, यह लगभग 280, ठीक है, सेंटीग्रेड तापमान पर वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को गर्म करके बनाया जाता है, ठीक। अब आपको समझ में आया होगा पे कि मतलब कैसे बनाया जाता है इसको। 280 सेल्सियस तापमान पर क्या किया जाता है? वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि वायु नहीं रहता है, ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में लकड़ी को गर्म किया जाता है, तब बनाया जाता है। क्या बनाता है? लकड़ी कोयला। यह लगभग 80 से 90% तक कार्बन रखता है। यह अच्छा कृत्रिम ईंधन है, ठीक है। इसे धातुकर्म प्रक्रिया में खाना पकाने में, गर्म करने में प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर गंधक नहीं होता है। गंधक समझ रहे हैं आप? सल्फर, SO2 जो होता है, सिर्फ सल्फर, ठीक है, ऐसे जो होता है, ठीक है। गंधक नहीं होता है। भार रूप में लकड़ी से लगभग 25% चारकोल प्राप्त होता है, ठीक। तो आप लकड़ी कोयला में आप ज़्यादा नहीं लिखोगे, आप लकड़ी कोयला में कुछ पॉइंट करके लिख लोगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा लिखने लगोगे तो थ्योरी पार्ट है ना, तो आपका बहुत मोटा नोट्स आपका बन जाएगा, ठीक है। आप भी देख करके डरने लगोगे, तो आपको चीज़ों को समझना है और पॉइंट टू पॉइंट कुछ करके लिख लेना है। जहाँ पे हमको लिखने की जरूरत है ज़्यादा, वहाँ मैं आपको बताऊँगा, और जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगी, वहाँ पर भी ये चर्चा किया जाएगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस वीडियो में बने रहना है। देखिए यहाँ पे, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि लकड़ी कोयला होता क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। 280 सेल्सियस, आप पॉइंट करके लिखिएगा, ठीक है। इसे 280 सेल्सियस, ठीक है,
तापमान पर वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यह लगभग 80 से 90% तक कार्बन रखता है। ठीक है, क्या करना, पॉइंट हमको बढ़ाना है। ठीक है, याद भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, इसके अंदर गंधक नहीं होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, और आप यहाँ पे 3 पॉइंट आपके लिए बहुत है। ठीक है, 3 पॉइंट उसके बाद लिख देना, खाना बनाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ये तो कॉमन है हर चीज़ में। ठीक है, तो आपका 3 पॉइंट इसमें मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगला। अगला है हमारा कोक। कोक क्या होता है, कोक को समझते हैं। पहला दूसरा पॉइंट हमारा है कोक। यहाँ पे देखो कृत्रिम ईंधन में हम लोग देखें लकड़ी, कोयला यानी कि वुड का चारकोल, दूसरा हमारा है कोक। ठीक है, तो कोक को चलिए समझते हैं क्या होता है। ठीक है, लकड़ी कोयला आपको समझ में आ गया कि लकड़ी कोयला होता क्या है। ठीक है, अब कोक को समझ लीजिए। इसको बिटुमन कोयले से एक बंद कक्ष में वायु की अनुपस्थिति में 15 से 18 घंटे लगातार, ठीक है, 500 से 700% तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यह संरचना में बहुत कठोर होता है। आपको समझ में आया होगा कि इसे बिटुमिनस कोयले से एक बंद कक्ष में, किस कोयले से, बिटुमिनस कोयले से, कोक को बिटुमिनस कोयले से, बिटुमिनस कोयला हमारा क्या है, प्राकृतिक कोयला है। तो उनके द्वारा जो मानव मानव ठीक है, किसी चीज़ का भाप का मान लीजिए हम देखें, ठीक है, भाप का या फिर किसी केमिकल का प्रयोग करके जो भी चीज़ें बनाएगा वो कृत्रिम के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि प्रकृति के द्वारा तो बनाए हम लोग को मिल रहा है। उसके बाद उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो मानव द्वारा, तो ये कृत्रिम के अंदर आता है। तो आप इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसको बिटुमन कोयले से एक बंद कक्ष में, ठीक है, इस कक्ष में, बंद कक्ष में वायु की अनुपस्थिति में 15 से 18 घंटे, ठीक है, 18 घंटे लगातार 500 से 700% तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। यह संरचना में बहुत कठोर होता है। ठीक है, अब क्या लिखोगे, इसको बिटुमन आप पॉइंट करके लिख ही लो। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो, इसको बिटुमन कोयले से एक बंद, आप बिटुमन को, ठीक है, थोड़ा सा वो ब्लैक पेन से लिख देना। ठीक है, बिटुमन कोयले से एक बंद कक्ष में, किस कक्ष में, बंद कक्ष में, वायु की अनुपस्थिति, यहाँ पे देखो वायु भी नहीं, यहाँ पे भी वायु नहीं है। ठीक है, बंद कक्ष में वायु की अनुपस्थिति में 15 से 18 घंटा, ठीक है, लगातार 500-700% तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट करके लिखोगे, यह संरचना में बहुत कठोर होता है। आगे देखिए क्या मिलता है हमको, इसका रंग हल्का हल्का, ठीक है, स्लेटी या भूरा कालापन लिए होता है। यह नमी युक्त नहीं होता है तथा धुआं रहित होता है, धुआं नहीं देता है। ठीक है, यह 85 से 95% तक कार्बन रखता है। यह मुख्यतः गैस उत्पादन प्लांट तथा ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, भट्टी में प्रयोग किया जाता है। यह छोटी ज्वाला से जलता है। इसका ऊष्मीय मान लगभग 27 से 30 mJ/kg होता है। ठीक, आपको पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या लिखना है, आपको एक पॉइंट में तो लिख लेना है कि इसको बिटुमन कोयले से एक बंद कक्ष में वायु की अनुपस्थिति में 15 से 18 घंटे लगातार, ठीक है, इसको मतलब तब 500-700 तापमान दिया जाता है, तो ये क्या है, तैयार होता है, यानी कि बनता है। एक पॉइंट में आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ये धुआं रहित होता है, इसमें नमी नहीं होती है, अर्थात ये नमी 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 युक्त होता है। ठीक है, नमी रहित होता है। और तीसरा पॉइंट करके आप लिख लोगे, यह संरचना में बहुत कठोर होता है। ठीक है, और इसका ऊष्मीय मान आप लिख लोगे, ऊष्मीय मान कितना था, 27 से 30 mJ/kg होता है। ठीक, 4 पॉइंट आपको मिल गए। तो अब बस आपको इसमें कोक में इतना ही लिखना है। यदि ये आपसे पूछ ले रहा है कृत्रिम ईंधन ना, तो कृत्रिम ईंधन में आप लकड़ी, कोक और ब्रिकेट कोयला भी लिख दोगे। ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कोई पूछता नहीं, बस समझने के लिए, बस आप चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, सब कुछ ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप समझ लीजिए ब्रिकेट कोयला क्या होता है, ब्रिकेट कोल, यहाँ देखिए ये लिखा है, इसको भी समझ लेते हैं कि ब्रिकेट कोयला होता क्या है। यह कोयले को मजबूत पिंड ईंधन में परिवर्तित करने से प्राप्त होता है। ठीक है, कोयले को मजबूत पिंड ईंधन में, मजबूत पिंड ईंधन में कोयले को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, ब्रिकेट कोयला प्राप्त होता है। यह क्रिया, ठीक है, मॉडलिंग में, ठीक है, मॉडलिंग में दबाव बल से चिपकने वाले पदार्थ के साथ, दबाव बल से चिपकने वाले पदार्थ के साथ अथवा चिपकाने वाले पदार्थ के बिना की जाती है। बंधक पदार्थ, चिपकाने वाले पदार्थ कोल, तार, कच्चा तेल, चूना आदि होते हैं। ब्रिकेट बनाकर कोयले का प्रयोग करने से मुख्य लाभ यह है कि इसको, ठीक है, आसानी से बॉयलर में भेजा जा सकता है। ठीक है, जिससे इसकी दक्षता भी बढ़ती है। ठीक है, तो ब्रिकेट कोयला के बारे में आप यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आप छाड़ के लिख लोगे, और एक दो पॉइंट जो इसमें से मिलेंगे, ठीक है, उसको भी आप लिख दोगे, नहीं तो वरना फिर ब्रिकेट कोयला, ठीक, ओनली लिख दोगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक यहाँ पे देखिए पॉइंट हमारा, ठीक है, हमारा तो टॉपिक नंबर 2 ही चल रहा, सेकंड
सेकेंड टॉपिक में हमारा द्रव ईंधन है, ठीक है, यानी लिक्विड फ्यूल है। हम लोगों ने ठोस सॉलिड फ्यूल को देख लिया है एंड ठोस ईंधन को हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। कृत्रिम ईंधन में हम लोगों ने ठोस ईंधन को समझ लिया है और अब हम समझने वाले हैं कि द्रव ईंधन क्या होता है, ठीक है। द्रव ईंधन को समझेंगे। द्रव ईंधन होता क्या है, चलिए देखते हैं। एक मिनट, हाँ अब सही है, ठीक है। अब देखिए द्रव ईंधन को, पेट्रोल या गैसोलीन या पहला हमारा द्रव ईंधन में पेट्रोल या गैसोलीन, ठीक है। द्रव ईंधन क्या है, पेट्रोल या गैसोलीन। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन, देखिए जो भी चीजें बन रही हैं, आप ठोस में भी देखे हो, ठीक है, ठोस में देखे हो, द्रव में देखे हो, सॉरी, आप प्राकृतिक ईंधन चूंकि जो था, ठीक है, प्राकृतिक ईंधन, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है, उन्हीं सारी चीजों के द्वारा, प्राकृतिक ईंधन के द्वारा कृत्रिम ईंधन में बदला जा रहा है, ठीक है। कोयला को लकड़ी कोयला, ठीक है, लकड़ी के द्वारा लकड़ी कोयला को बदला जा रहा है, ठीक है, कोयले के द्वारा बिटमन कोयला को बदला जाता है। ऐसे जो भी कोयले हैं, पहले प्राकृतिक जो कोयला है, उनके द्वारा कृत्रिम कोयला को में बदला जा रहा है। यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल फ्यूल में जो भी चीजें पढ़े हैं, ठीक है, आपको प्राकृतिक फ्यूल ही लिया गया है, पहले उसको बदला गया है, ठीक है, कोई हाई टेम्परेचर देकर, तो कोई, ठीक, किसी पदार्थ को मिलाकर, ठीक है, उनको अलग अलग फ्यूल में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे भी देखिए पेट्रोलियम है जो हमारा, वो प्राकृतिक ईंधन है, प्राकृतिक फ्यूल हमारा। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन, ठीक है, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, प्रभाजी आसवन अथवा अपदलन या क्रैकिंग, ठीक है, द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आपको क्या समझ में आया यहाँ तक? आपको ये समझ में आएगा कि ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम हमारा प्राकृतिक ईंधन है। तो आप लिख सकते हो पेट्रोलियम के द्वारा प्राकृतिक ईंधन पेट्रोलियम के द्वारा, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो कि प्रभाजी आसवन अथवा अपदलन या क्रैकिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह पेट्रोलियम वाष्प के संघनन, ठीक है, संघनन तथा संपीड़न से भी प्राप्त होता है, जिसे प्राकृतिक या नेचुरल पेट्रोल कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके अतिरिक्त कोयले से भी पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। आपको लिखना नहीं, पहले समझ लो तब लिखना, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोयले से भी पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल का शोधन करने के पश्चात ही उसे प्रयोग में लाया जाता है, यानी पेट्रोल का जब शोधन है तभी उसका प्रयोग किया जाता है। क्रैकिंग द्वारा प्राप्त पेट्रोल की क्रिया सांद्र H2SO4 से करके उसमें उपस्थिति गंधक तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अलग कर लिए जाते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऊपर वाले पॉइंट क्या है, ठीक है। आप देखिए पेट्रोलियम, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से, ठीक है, पेट्रोल या गैसोलीन प्राप्त होता है, ठीक है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन कह सकते हो या पतलन कह सकते हो, क्रैकिंग, ठीक है, इनके द्वारा हमारा क्या प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यह यह पेट्रोलियम वाष्प के, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनता है कि, ठीक है, कि पेट्रोल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन भी दे सकता है, तलन भी दे सकता है, तो क्रैकिंग भी दे सकता है। तो आपको स्किप नहीं करना है इन चीज़ों को, ठीक है, समझना है और याद रखना है। यह पेट्रोलियम, दूसरा हमारा देखिए, यह पेट्रोलियम वाष्प के संघनन तथा संपीड़न से, ठीक है, ठीक है, संपीड़न से भी प्राप्त होता है, ठीक है। पेट्रोलियम जो होता है वाष्प के संघनन से भी प्राप्त होता है। देखिए प्रभाजी आसवन अथवा क्रैकिंग द्वारा तो प्राप्त होता ही है, उसके बाद क्या है, पेट्रोलियम वाष्प के संघनन और संपीड़न से भी प्राप्त होता है, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे प्राकृतिक या नेचुरल पेट्रोल कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोयले से भी पेट्रोल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कोयला जो हमारा था, कोयले के बारे में हम लोग सुने होंगे, कोयला देखे भी होंगे, उनके द्वारा भी पेट्रोल क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें पहले तो आप एक पॉइंट लिख दो कि यह, ठीक है, पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन विधि या पतन क्रैकिंग विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम को संघनन तथा संपीड़न से भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इतना बस लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद आगे देखो, पेट्रोल का शोधन करने के पश्चात ही उसे प्रयोग में लाया जाता है। क्रैकिंग यानी पेट्रोल का जब शोधन पूर्ण रूप से कर लिया जाता है तभी उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसके पहले पेट्रोल प्रयोग युक्त नहीं होता है। क्रैकिंग द्वारा प्राप्त पेट्रोल की क्रिया H2S4 से करके इसमें उपस्थित गंधक तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अलग कर लिए जाते हैं। फिर इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराकर अम्ल दूर कर लेते हैं और अंत में पानी से धो दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने इसकी प्रोसेस है, विधि आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। पेट्रोल का शोधन करने के पश्चात इसे प्रयोग किया था, ठीक है। ये नहीं लिखना है क्रैकिंग द्वारा प्राप्त पेट्रोल की क्रिया को
सांद्र H2S4 करके उसमें उपस्थिति गंधक, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। इसके पश्चात पेट्रोल में उपयुक्त पदार्थ मिलाकर उसके गुणों का सुधारा जाता है, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल जब प्राप्त होता है जमीन के नीचे से, खनिज जब हमारा जब पेट्रोल प्राप्त होता है तो उसमें बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं, बहुत सारे गंधक होते हैं, जिनको शुद्ध करके, ठीक है, तमाम प्रकार में बताया जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, मिट्टी का तेल हो गया, इन सभी, ठीक है, इनको रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ देखिए प्रयोग क्या था, पेट्रोल का अधिकतम उपयोग अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन क्या क्या होते हैं? अंतर्दहन इंजन जैसे कि कार, स्कूटर, हवाईयान आदि जो होते हैं अंतर्दहन अंतर्दहन इंजन कहलाते हैं। अब देखिए संशोधित पेट्रोल में पैराफिन, नेफ्थीन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जो पेट्रोल संशोधित हो जाता है उसमें क्या होता है, पैराफिन होता है, नेफ्थीन होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो पेट्रोल, ठीक है, मोटर से चलाने योग्य हो जाता है, यानी कि शुद्ध शुद्ध हो जाता है, उसमें क्या क्या होता है, पैराफिन होता है, नेफ्थीन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। सामान्यतः पेट्रोल साफ तथा हल्के पीले रंग का उड़नशील द्रव होता है, ठीक। पेट्रोल क्या होता है, उड़नशील द्रव होता है और हल्के पीले रंग का होता है। आप लोगों ने पेट्रोल देखे होंगे, ठीक है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसमें लगभग 85% कार्बन और 15% हाइड्रोजन होता है, ठीक है। पेट्रोल में 85% क्या होता है, कार्बन होता है, 15% हाइड्रोजन होता है। इसका उबलांक कितना होता है, उबलांक इसका होता है 40 से 200 सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तथा अपेक्षित गुरुत्व कितना होता है, ठीक है, अपेक्षित गुरुत्व का 0.73 होता है। पेट्रोल का उसमें मान कितना होता है, 42 से 44, ठीक है, mg kg तक होता है, ठीक है। तो आप पॉइंट करके आपको यहाँ से लिखना है चीज़ों को, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है कि पेट्रोल हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है, यह एक उड़नशील द्रव होता है, ठीक है। पहला पॉइंट में लिखोगे यह हल्के पीले रंग का होता है, दूसरा पॉइंट लिखोगे यह उड़नशील द्रव होता है, तीसरा लिखोगे अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ठीक है। इसमें कार्बन 85%, 15% हाइड्रोजन होता है। अगला पॉइंट लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे इसका उसमें मान, ठीक है, 42 से 44 तक होता है, ठीक है। तो आप इतना 4-5 पॉइंट इसमें से भी छांट के लिख दोगे और ऊपर कुछ यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको पहले थ्योरी के रूप में थोड़ा सा 2-4 लाइन, 2-3 लाइन लिखने के बाद यहाँ पे पॉइंट करके आप लिख देना, ठीक। तो यहाँ पे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे द्रव ईंधन था, अब हम लोग समझते हैं गैस ईंधन को, ठीक है। हम लोग ठोस द्रव को समझ लिए कृत्रिम में, अब गैस ईंधन को हम लोग समझते हैं कि गैस ईंधन कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको गैसीय ईंधन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं गैसीय ईंधन को कि गैसीय ईंधन होता क्या है। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक वाला आ गया जी, चलो समझ लेते हैं इसको भी, क्योंकि प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको। यह स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, यानी जो हमारा प्रकृति है, ठीक है, जो पृथ्वी है, यहाँ से जो जो चीजें प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक गैस कहते हैं, यानी प्राकृतिक चीजें जो प्राप्त होती है। तो मान लो गैस प्राप्त गैस प्राप्त हो रहा है तो प्राकृतिक गैस बोलोगे, ठीक है। कोई मटेरियल प्राप्त हो रहा है तो ठीक है, प्राकृतिक धातु बोलोगे। तो ऐसे यहाँ पे गैस प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है ये स्वतंत्र प्राकृतिक यानी नेचुरल जो गैस होती है स्वतंत्र रूप से प्रकृति में प्राप्त होती है और उसी रूप में इसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रकृति में इस गैस का निर्माण भी उन्हीं परिस्थितियों तथा कारणों द्वारा हुआ है जिससे कि पेट्रोलियम बना है। पृथ्वी के अंदर यह गैस स्वतंत्र रूप में रंध्रमय स्थानों पर समानतः 30 से 200 वायुमंडलीय दाब पर एकत्र है। इसे पृथ्वी के अंदर से 3 से 4 किमी गहरे, ठीक। यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं। यह स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक में क्या होता है, प्राप्त होता है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो प्राकृतिक गैस है वो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको उसी, ठीक है, इसी रूप में इसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिस रूप में मिलता है इसको उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में इस गैस का निर्माण भी उन्हीं परिस्थितियों तथा कारणों द्वारा हुआ है। आपको समझना है, ठीक है। आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो खुद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी क्या इसमें लिखना है हमको भी, ठीक है। पेट्रोल बना है पृथ्वी के अंदर, यह गैस स्वतंत्र रूप से रंध्रमय स्थानों में, ठीक है, समानतः 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पर एकत्र है, ठीक है। यहाँ देखिए पृथ्वी के अंदर ये कहाँ पे है, कहाँ पे स्वतंत्र रूप में रंध्रमय स्थानों में, ठीक है, जहाँ पे छिद्र टाइप वहाँ पे है, उस स्थानों में क्या है, ये समानतः 30 से 200 वायुमंडलीय दाब पर एकत्र है। इसे पृथ्वी के अंदर से 3 से 4 किमी गहरे, ठीक है, 3 से 4 किमी गहरे कुएं खोदकर पाइपलाइनों द्वारा, यहाँ देखिए कुएं खोदकर पृथ्वी के अंदर 3 से 4 किमी गहरे कुएं खोदकर पाइपलाइनों द्वारा निकाला जाता है। किसको, प्राकृतिक गैस को। इस प्रकार निकाली गई गैस की नमी कम करके 6 से 10, ठीक है, ग्राम प्रति घन मीटर सामान्यतः इस्पात की पाइपलाइनों के माध्यम से उपयोग स्थानों तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा इनको पहुंचाया जाता है। यहाँ देखो उपरोक्त के अतिरिक्त नेचुरल गैस पेट्रोलियम कुओं में से भी पेट्रोलियम के साथ निकलती है।
ये तेल गैस के नाम से जानी जाती है। पेट्रोलियम गैस को तेल गैस के नाम से भी जाना जाता है और ये पेट्रोलियम के साथ भी निकलता है, ठीक है। नेचुरल गैस जो है इसको तेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार गैस, ठीक है, गैस को सिलेंडरों में भरकर तथा शोषित करके प्रयोग में लाया जाता है। एलपीजी जैसे हो गया, इंडियन गैस हो गया, वगैरह वगैरह जो है, ठीक है, इन सभी के जो गैस है इनको एलपीजी में, ठीक है, सिलेंडर में भर के इनका प्रयोग, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। खानों से कोयला निकालने के अंतर्गत भी यह गैस निकलती हैं जो व्यर्थ वायुमंडल में चली जाती हैं। जब खानों से कोयला को निकाला जाता तब भी हमारे नेचुरल गैस, जिसे तेल गैस भी बोला जाता है या प्राकृतिक गैस बोला जाता है, निकलती हैं और क्या होता है, ये व्यर्थ वायुमंडल में चली जाती हैं। यहाँ पे जब कोयला निकाला जाता है तब ये गैसें निकलती हैं। अब देखिए नेचुरल गैस में 80 से, ठीक है, 90 सॉरी 97% तक मीथेन या मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस जिसे गोबर गैस भी बोला जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस में 80 से 97% क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है, सबसे अधिक मीथेन होता है नेचुरल गैस में, ठीक है। या मार्स गैस, अब मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोल सकते हैं। अधिक 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 सॉरी मीथेन गैस यानी मार्स गैस, जी सॉरी, यहाँ अधिकतम 16% तक ईथेन तथा थोड़ी मात्रा में नेफ्थीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा नाइट्रोजन होते हैं। यह गैस सामान्यतः गंधक रहित होती है, इसमें गंधक होते हैं। यह एक रंगहीन तथा लगभग, ठीक है, गंधहीन गैस है और विषैला विषैला नहीं है, यानी ये कि जो प्राकृतिक गैस है वो विषैला नहीं होता है। वायु की तुलना में इसका अपेक्षित गुरुत्व 0. ठीक है 57 से 0.7 तक होता है। एयर 26 यानी कि 26 से ठीक है 35 है 35 mj/मीटर की मानक उसमें वाली होती है, यानी इसका उसमें मान कितना होता है 26 से 35, ठीक है। तेल गैस में 40 से 60% मीथेन तथा पर्याप्त मात्रा में धारी, ठीक है, प्रभावी हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन आदि होते हैं। इसका उसमें मान, ठीक है, 63 mj/घन मानक तक होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो प्राकृतिक गैस के बारे में बहुत सारी चीजें मिली होंगी। यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप पॉइंट कर कितना चाहिए, यानी आप कम से कम 8-10 पॉइंट तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो आपको यहीं से छाट करके लिख लेना है कि ठीक है नेचुरल गैस में, ठीक है, सबसे अधिक यानी कि 80 से 97% मीथेन गैस या मार्स गैस मिलता है, ठीक है। आप यहाँ से चीज़ों को लिख सकते हो, इसका उसमें मान लिख सकते हो। ये विषैला नहीं होता है, ये गंधहीन होता है, ठीक है, इसमें सल्फर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट करके, ठीक है, प्राकृतिक गैस में लिख लोगे। कोल गैस क्या होता है, कोल गैस को चलिए समझते हैं हम। यह सामान्यतः बिटुमिनस कोयले के, ठीक है, द्वारा प्राप्त होने वाली गैस है। इस कोयले के बिटुमिन कोयले के, ठीक है, द्वारा यह प्राप्त होती है गैस, ठीक। कौन गैस, कोल गैस। इसकी संरचना में H2CO2, अब देखिए H2CO2 CO CH4, ठीक है, N2 सम्मिलित है। इसका उसमें मान, ठीक है, 20 से 25 mj प्रति मीटर क्यूब तक होता है। इसको टाउन गैस के नाम से भी जानता है, कोल गैस को टाउन गैस भी कहते हैं। इसका निर्माण ज़्यादातर पश्चिमी देशों में किया जाता है, ठीक। तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप इसमें कुछ पॉइंट करके लिखोगे। कोल गैस में समानता बिटुमिनस कोयले के द्वारा प्राप्त होने वाली गैस होती है। इसकी संरचना में, ठीक है, H2CO2 COCH4, ठीक है, N2 सम्मिलित है। इसका उसमें मान इतना होता है, ठीक। और इसे टाउन गैस भी कहा जाता है और इसका निर्माण ज़्यादातर पश्चिमी देशों में किया जाता है। 4 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी आपको इच्छा करे वो पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। कोई इतना मायने नहीं रखता, बस क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। कोई चीज़ें आपसे कोल गैस के बारे में पूछ ले तो आप बता सकते हो, बस इतना जानो, ठीक है। आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है वहाँ से तो पूरा महाभारत शुरू होने वाला है। इस चैप्टर में हमारा जो सेकंड लेक्चर आने वाला है एंटीना, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो चूँकि जो डेफिनेशन होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कोल गैस को समझ लिया है, कोल गैस को थोड़ा सा स्किप कर दे रहे हैं और हम लोग समझ रहे हैं अधि अभिधमन अभिधमन भट्ठी गैस। ये क्या होता है, यह गैस ब्लास्ट भट्ठी से एक, ठीक है, एक गौण उत्पाद है। यह गैस बहुत अधिक मात्रा में धूल के कण रखती है, अतः इसे प्रयोग में लाने से पहले डस्ट कैचर्स, ठीक है, में से गुजारना आवश्यक है। इस गैस के सामान्यतः अवयव 28% कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके अवयव जो है इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इस गैस का प्रयोग स्टील कार्य में, भाप उत्पादन में, इंजन में किया जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस को आप लोगों ने सॉरी उसमें फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस दिया था, जल गैस भी, वाटर गैस भी था, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, आपको समझ लेना। माण गैस है, सिटिलिन गैस है, क्योंकि थ्योरी चीज़ें हैं, यदि पढ़ाने लग जाए तो काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग यहीं पे स्किप करते हैं और आप थोड़ा सा बहुत इसको पढ़ लीजिएगा और जानकारी थोड़ा बहुत ले करके, ठीक है, कुछ इच्छा करेगा लिखिएगा या नहीं लिखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
ठीक है, चूंकि आपको समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम लोग समझेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो में बने रहना है। यहाँ आप देखिए, टॉपिक नंबर हमारा 3 है, ईंधनों का ऊष्मीमान, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, चूंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि उस ईंधनों का ऊष्मीमान। ठीक है, तो कौन कौन से ईंधन होते हैं, ईंधनों का ऊष्मीमान, यानी टॉपिक नंबर 3 हमारा, टॉपिक नंबर 2 फिनिश हुआ, टॉपिक नंबर 3 आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होता क्या है। ठीक है, यहाँ आप देखिए, ईंधन का उच्च ऊष्मीमान है, आप ईंधन का उच्च ऊष्मीमान देख रहे हैं, यानी कि हम लोग देखे हैं ईंधन का ऊष्मीमान। तो ईंधन का ऊष्मीमान चूंकि होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा, ईंधन का उच्च ऊष्मीमान एक होता है और ईंधन का निम्न ऊष्मीमान। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ईंधन का उच्च ऊष्मीमान क्या होता है। सॉरी, ईंधन का ऊष्मीमान समझेंगे, उसके बाद ईंधन, ठीक है, उच्च ऊष्मीमान। ठीक है, उसके बाद ईंधन का निम्न ऊष्मीमान। ईंधन का उच्च ऊष्मीमान यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, और ईंधन का निम्न उसमें नहीं, लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, जिसे इंग्लिश में बुलाता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे, और ये दोनों चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ही, ठीक है, इन पर आप लोगों ने क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए होंगे, किए होंगे, चूंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर से पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में थ्योरी पार्ट से भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, ईंधन का ऊष्मीमान कौन सा हम लोग समझते हैं। ईंधन का ऊष्मीमान क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, उष्मा की वह मात्रा जो 1 केजी ईंधन के पूर्ण दहन में, ठीक है, केजी या जूल में प्राप्त होती है, वह ठोस अथवा द्रव द्रव ईंधन का ऊष्मीमान होता है। ठीक है, अब देखिए, उष्मा की वह मात्रा जो सामान्य तापमान व दाब पर प्रति घन मीटर या आयतन, ठीक, प्रति घन मीटर आयतन ईंधन के दहन से जूल या केजी में प्राप्त होता है, वह गैसीय ईंधन का ऊष्मीमान कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ठोस अथवा द्रव ईंधन का ऊष्मीमान क्या कहलाता है, वह उष्मा जो मात्रा, उष्मा की वह मात्रा जो 1 केजी ईंधन के पूर्ण दहन से, ठीक है, जूल में प्राप्त होता है। जो 1 केजी का ईंधन है, आपको समझना है, उष्मा का वह मात्रा जो 1 केजी के पूर्ण दहन से, 1 केजी का ईंधन है और पूर्ण उसका दहन हो जा रहा है, ठीक है, वो जूल में प्राप्त हो रहा है, तो वो ठोस अथवा द्रव ईंधन कहलाएगा। समझ पा रहे हो आप। ठीक है, दूसरा है आपका, वहीं पे लिखा है अगला आगे, उष्मा की वह मात्रा जो सामान्य तापमान पे, ठीक है, सामान्य तापमान व दाब पर प्रति घन मीटर या आयतन ईंधन के दहन से जूल है में प्राप्त होता है, वह गैसीय ईंधन कहलाता है। ठीक है, तो गैसीय ईंधन का उसमें कहलाता है, सॉरी, गैसीय ईंधन का उसमें कहलाता है। तो आपको दोनों चीज़ें, ठीक है, पॉइंट करके आपको लिखना है, यहाँ पे ठोस के लिए भी और गैस के भी लिए। ठीक, और इसका बेहद इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है। ठीक है, आपको फार्मूला का लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सी भी बराबर आपका होता है, कैलोरीफिक वैल्यू बराबर आपका क्या होगा, ठीक है, 33,780 सी प्लस, ठीक है, 14,000, ठीक है, 400, सॉरी, 14 लाख है, यानी कि 1,44,200 S2 प्लस, ठीक है, 9,280 एस के जे बटे के जी। तो चीज़ों को यहाँ पे देखिए, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईंधन का उसमें के लिए आप नीचे फार्मूला लिख दीजिएगा जब आप डिफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ सी बराबर जो जो हो जाएगा आपका कार्बन हो जाएगा, और एच बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, एच बराबर, और एस बराबर सल्फर का भार, यानी कि हो जाएगा, और यानी केजी में हो जाएगा। और यहाँ देखिए लिखा है ईंधन का उसमें मान, ठीक है, मान को उच्च उसमें मान तथा निम्न उसमें मान के रूप में अभिकल्पित, ठीक है, डिजाइनेट किया गया है। तो ईंधन का उच्च उसमें मान और निम्न उसमें मान को हम लोग समझ लेते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू और निम्न कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे, और आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को समझ समझ क्यों लिखना है यहाँ पे। अब देखिए, ईंधन का उसमें है, ईंधन का उच्च उसमें है, यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है, कहाँ गया जी, एक मिनट, सही है, चीज़ें आपको दिख रही है, आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ईंधन का उच्च उसमें क्या होता है, किसी भी ईंधन का उच्च ऊष्मीमान, किसी भी ईंधन का उच्च ऊष्मीमान, ठीक है, उसकी इकाई सहित या इकाई आयतन ईंधन के पूर्ण दहन दहन से प्राप्त होने वाला, ठीक है, वह ऊष्मा मात्रा है, जबकि जल वाष्प संघनन से उस प्राप्त ऊष्मा भी सम्मिलित की गई हो। ठीक है, ईंधन का उच्च ऊष्मीमान क्या लिखा है, किसी भी ईंधन का उच्च ऊष्मीमान, किसी भी ईंधन का उच्च ऊष्मीमान, मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी ईंधन का उच्च ऊष्मीमान
उसकी इकाई सहित या इकाई, ठीक है, इकाई सहित या इकाई आयतन ईंधन, ठीक है, इकाई सहित या इकाई आयतन ईंधन के, ठीक है, ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाला वह ऊष्मा मात्रा है, जबकि जल वाष्प संघनन से प्राप्त ऊष्मा भी सम्मिलित की गई हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ सटीक चीजें नहीं मिल नहीं रही होंगी, लेकिन यदि आप लोगों ने इस डेफिनेशन को समझ लिए तो इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको आपके जो फिजिक्स में जो दिया है इधर का उच्च ऊष्मीमान निम्न ऊष्मीमान, आप लोग वहां से भी जाके, ठीक है, इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका जो फार्मूला है, फार्मूला तो सेम रहेगा, तो फार्मूला भी, ठीक है, जो कि HCV यानी कि हाई कैलोरिक वैल्यू का मान जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला दिख रहा है, ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। और ईंधन का निम्न ऊष्मीमान है, इसको समझ लेते हैं, ईंधन का निम्न ऊष्मी की मान क्या होता है। ठीक है, किसी भी ईंधन का निम्न ऊष्मीमान उसकी इकाई संहति या इकाई आयतन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाला वह ऊष्मा मात्रा जिस जलवाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा मात्रा सम्मिलित नहीं न की गई हो। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिएगा, और LCB इसके फार्मूला जो कि है जो उसको भी लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट और आखिरी टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 4 हमारा है सब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी नहीं स्किप करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। टॉपिक नंबर 4 है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। पहला हमारा डेफिनेशन है एंटीनॉक एजेंट। ठीक है, एंटीनॉक एजेंट को समझते हैं। एंटीनॉक एजेंट क्या होता है, आप देखिए, पेट्रोल ईंधन में नाक, ठीक है, ये एंटीनॉक एजेंट, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो आपको स्किप नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। यहाँ पे देखो, पेट्रोल ईंधन में नाक, ठीक है, रेसिस्टेंस वाले गुण उपजाने के लिए उसमें उसमें आर्गेनो धात्विक, ठीक है, यौगिक मिलाए जाते हैं, जिन्हें एंटीनाक एजेंट कहते हैं। इनमें प्रमुख है, ठीक है, टेट्रा टेट्रा इथाइलेड अधिकतर प्रयोग किया जाता है। यह रंगहीन तथा मीठा गंध द्रव है, जिसका अपेक्षित गुरुत्व इतना होता है, ठीक, 1.62, उबलांक 200 सेल्सियस होता है। यह अत्यधिक विषैला होता है। मोटर पेट्रोल में TL लगभग 500 मिमी, ठीक है, मिमी की प्रति लीटर तथा वायुयान ईंधन में 1000 मिमी की लीटर प्रति मिलाया जाता है। इसके साथ पेट्रोल में कुछ इथाइलिन डाई ब्रोमाइड भी मिलाया जाता है, जिससे कि दहन में उपजा लेड ऑक्साइड इंजन में जमा न हो और ब्रोमाइड के रूप में, ठीक है, निकास गैसों के साथ निकल जाए। इसके अतिरिक्त एनाइलिन, इथाइलिन, एल्कोहल, टालविन तथा बेंजीन भी अभिघात रोधक हैं। ठीक है, डीजल तेल में नाकिंग कम करने के लिए, यहाँ पे देखिए, पहले जो चीज़ें हम लोग पढ़े हैं इसको एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। पेट्रोल ईंधन में नाक, ठीक है, नाक रेसिस्टेंस वाले गुण उपजाने के लिए, ठीक है, अर्गोनो धातु के यौगिक मिलाए जाते हैं, जिन्हें एंटीनाक एजेंट कहते हैं। ठीक है, एंटीनाक एजेंट किसे कहते हैं, पेट्रोल ईंधन में नाक रेसिस्टेंट वाले गुण उपजाने के लिए, ठीक है, उसमें आर्गेन धातु के यौगिक मिलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एंटीनाक एजेंट कहते हैं। अब लिख लोगे इतना, पहले लिख लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। इनमें प्रमुख प्रमुख टेट्रा लेड, ठीक है, टेट्रा 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 इथाइलेड, TEL शॉर्ट में बोला था, अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकतम प्रयोग टेट्रालेड, यहाँ पे आप पॉइंट करके लिखोगे, इसमें अधिकतर टेट्रा इथाइलेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह रंगहीन तथा मीठी गंध वाली गैस होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखो, द्रव है, सॉरी गंध नहीं, द्रव है, जिसका अपेक्षित गुरुत्व कितना होता है, इसका अपेक्षित गुरुत्व कितना होता है, 1.62 होता है, और उबलांक कितना होता है, 200 सेल्सियस होता है। ठीक है, आपको 4-5 पॉइंट यहीं से आपको मिल गए होंगे। ये अत्यधिक विषैला गैस है, ये भी आप पॉइंट करके लिख लोगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे देखो, अब देखो, इसके अतिरिक्त यानी एंटीना के अतिरिक्त एनाइलिन है, इथाइलिन है, एल्कोहल है, टालविन है तथा बेंजीन भी है। ठीक है, जो अभिघात रोधक है। ठीक है, अभिघात रोधक कई है, तो आपको ये चीज़ों को याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ देखो आगे लिखा है, डीजल तेल में नाकिंग कम करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ डोप्स कहलाते हैं। इनमें प्रमुख एसीटोन परऑक्साइड, इथाइलिन नाइट्रेट और आइसोएमाइल नाइट्रेट आदि हैं। ये पदार्थ डीजल से 1 से 1.5% तक मिलाए जाते हैं। ये पदार्थ अत्यधिक निम्न सीटेन नंबर वाले ईंधनों के लिए अधिक प्रभावी नहीं है। ठीक, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं लिखने के लिए। ठीक है, आपको ज़्यादा इन चीज़ों में लिखना नहीं है, बस आप 5-6 पॉइंट करके यहीं सब छांट के लिख लोगे। ठीक है, यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ऑक्टेन संख्या जो है, ऑक्टेन संख्या लिखा, लेकिन ऑक्टेन संख्या इनको हम लोग समझते हैं। आप इन सभी चीज़ों से परिचित हो गए होंगे, बस आपको चीज़ों को समझना है, ऑक्टेन संख्या क्या होता है। पेट्रोल ईंधन में नाकिंग या
अभिघात लक्षणों को, ठीक है, यानी कि नॉकिंग होता क्या है, अभिघात होता है यानी कि आपके जो इंजन होगा उसमें एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। उसी इसी क्रिया को हम लोग नॉकिंग कहते हैं। तो इनको कम करने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है, उनको नॉकिंग अभिघात कहा जाता है। तो आप इन चीज़ों को पहले समझ चुके हो और आज भी, ठीक है, इनको रिवाइज कर लीजिए। पेट्रोल ईंधन में नॉकिंग या अभिघात लक्षणों को प्रदर्शित करने के सामान्य विधि ऑक्टेन नंबर है, ठीक है। यह देखा गया है कि, ठीक है, 1 हेप्टेन बहुत बुरी तरह नॉकिंग उपजाती है, इसलिए इसका नॉकिंग नंबर 0 माना जाता है। इसके विपरीत आइसो ऑक्टेन बहुत कम नॉकिंग उपजाती है, इसलिए इसका नॉकिंग नंबर, ठीक है, 100 माना गया है। ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन के इस एक मिश्रण में ऑक्टेन का आयतन रूप में प्रतिशत जो जो अमुक ईंधन के नॉकिंग में लगभग ठीक से मेल खाता है, ठीक। तो इस प्रकार यदि पेट्रोल एक नमूना इतना नॉकिंग उपजाता है जितना कि 70 भाग आइसो ऑक्टेन, ठीक है, और 30 भाग एन हेप्टेन का मिश्रण, तो ईंधन ऑक्टेन नंबर 70 होगा। आजकल मैं आपको एक सुझाव दूंगा, यहाँ से चीज़ें आपको, देखो मैं आपको समझाने के लिए तो समझा दूंगा, ठीक है, आपको यहाँ से चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आप ऑक्टेन संख्या को फर्स्ट सेमेस्टर में आप फिजिक्स के इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ऑक्टेन जो संख्या है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आपके पूछ सकता है, ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, एंटी नॉकिंग। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्किप नहीं करना। और फर्स्ट सेमेस्टर की जो फिजिक्स का जो बुक है, ठीक, वहाँ से आपको ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आपको समझ के लिख लेना है, ठीक है। सीटेन संख्या यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे सीटेन संख्या है, सीटेन संख्या दिया है। आप इनको भी चीज़ों, इनको इसको भी आप वहीं से लिख लेंगे। विस्कोसिटी है, आप इन सभी चीज़ों से परिचित हैं, बस आपको चीज़ों को समझ के लिखना है। तो आप यहाँ पे, यहाँ से चीज़ों को समझ समझ के लिख लीजिएगा। और जमनांक है, फ्रीजिंग पॉइंट जिसे बोला जाता है, इनको भी आप लोग वहीं से, जमनांक उसमें नहीं है तो आप लोग यहाँ से देख करके जमनांक को लिख सकते हैं, ठीक है। जमनांक को यहाँ से लिखिएगा, वह तापमान है जिस पर कोई द्रव ईंधन इतनी ठोस अवस्था धारण कर लेता है कि जब उसे एक प्रकनली में 45 सेल्सियस पर झुकाने पर 1 मिनट तक भी उसकी सतह क्षैतिज नहीं होती है, ठीक है, उसे जमनांक कहा जाता है। तो यहाँ पे और चीज़ें हैं, इनको पढ़ के लिख लीजिएगा। स्फुरंग, फ्लैश पॉइंट के बारे में आप लोगों ने चीज़ों को समझे हैं और पढ़े हैं, तो फ्लैश पॉइंट को भी आप लोग, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा तीसरा चैप्टर है, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ना, वो यहीं पे फिनिश हो रहा है, आपका खत्म हो गया आपका चैप्टर नंबर 2, जो कि थ्योरी ज़्यादा था। और आपका चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है, तो आपका वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। आपका चैप्टर नंबर 3 है, वहीं से धमाकेदार आपका चैप्टर होने वाला है, ठीक है। सारी सारी चीज़ें तो थ्योरी पढ़े हम लोग अभी तक, उतना मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। अब जो आने वाले जो वीडियो होंगे, जो आने वाला जो चैप्टर है, उन चैप्टर को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो आपको इस चैनल पे बने रहना है, और जल्द ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 यानी कि थर्ड। हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कवर कर लिए और चैप्टर नंबर 3 को हम लोग, ठीक है, अगले वाले वीडियो में, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के साथ मिलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।